ब्रिटेन की सरकार ने शेख हसीना को अपने देश में राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि वह शेख हसीना के लिए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेगा और शेख हसीना को उसी देश से शरण मांगनी चाहिए जहां वो इस समय मौजूद है। यानी ब्रिटेन की सरकार कह रही है कि शेख हसीना अगर ढाका से अपनी जान बचाकर दिल्ली आई हैं तो उन्हें राजनीतिक शरण भी भारत सरकार से मांगनी चाहिए, ना कि ब्रिटेन से। समय का चक्र शायद इसी को कहते हैं। जिस ब्रिटेन की दिवंगत महारानी क्वीन एलिजाबेथ II ने वर्ष 2018 में शेख हसीना के लिए अपने राजमहल में स्टेट डिनर का आयोजन किया था, आज उसी ब्रिटेन ने शेख हसीना को अपने देश में राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया था। और इससे आप समझ सकते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक जमाने में जब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी सन 2018 में, तो राजमहल में उनके लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया था। दोनों तस्वीरें देखिए। और आज जब वह प्रधानमंत्री नहीं रही तो आज ब्रिटेन ने अपने दरवाजे शेख हसीना के लिए बंद कर दी। हमें सूत्रों से पता चला है कि ब्रिटेन के इस इनकार के बाद शेख हसीना ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों से भी राजनीतिक शरण के लिए आग्रह किया है, लेकिन इन देशों की सरकारें भी अभी ऐसा करने के लिए पक्ष में नहीं है। और ऐसा लगता है कि शेख हसीना को शायद आखिर में भारत सरकार से ही राजनीतिक शरण मांगनी पड़ेगी और शायद कुछ दिनों के लिए और यहीं पर रहना पड़ेगा। शेख हसीना की 2 संतानें हैं, जिनमें उनके बड़े बेटे सजीब वाजिद लंदन में रहते हैं और उनकी बेटी साइमा वाजिद दिल्ली में रहती हैं। अगर शेख हसीना दिल्ली में राजनीतिक शरण लेती हैं तो वह अपनी बेटी के साथ रह सकती हैं। एक दिन पहले तक बांग्लादेश में शेख हसीना के पास लगभग 100 करोड़ रुपए के 3 बड़े प्राइवेट बंगले थे, कई लग्जरी अपार्टमेंट्स थे, लेकिन आज ना तो उनके पास अपना कोई घर है, ना ही अपना कोई देश है। और शेख हसीना को इंतजार है कि कोई देश उन्हें राजनीतिक शरण दे और वह वहां जाकर रह सकें। और सोचिए, पिछले 15 वर्षों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने 70 से ज्यादा देशों की यात्राएं की, लेकिन आज इनमें से एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने खुद सामने आकर यह कहा हो कि वह शेख हसीना को अपने यहाँ राजनीतिक शरण देगा। और इससे है पता चलता है कि दुनिया आपके सामने सिर्फ तब तक सिर झुकाती है जब तक आप उनकी किसी काम आते हो, या जब तक आप सत्ता में होते हैं, जब तक आप शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी शक्ति खो देते हैं, दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेती है और अपने दुख में हमेशा अकेले ही रह जाते हैं। यह पूरी दुनिया के लिए शेख हसीना के इस मामले से सीखने वाली बात है, चाहे आप राजनीतिक में हो या राजनीति से बाहर हो। और शेख हसीना के साथ भी यही आज हो रहा है। और पिछले 28 घंटों से शेख हसीना दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के एक सेफ हाउस में रह रही हैं अपनी जान बचाने के लिए। और यह वह विमान है जिससे वह आई थी दिल्ली, और अब यह विमान भी उन्हें दिल्ली छोड़कर वापस बांग्लादेश जा चुका है। अब आप यह देखिए कि क्या बांग्लादेश के युवाओं को छात्र कहना सही होगा, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुसकर बाहर रखे उनके अंडर गवर्नमेंट्स को न सिर्फ लूटा बल्कि उन्हें सबके सामने लहराकर इनका भद्दा प्रदर्शन किया। दुनिया इन युवाओं को आंदोलनकारी छात्र कह रही है, युवा शक्ति कह रही है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे युवा छात्र कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उनकी साड़ियां, उनके ब्लाउज, उनके अंडर गवर्नमेंट्स, उनकी ब्रा, यह सब लूट लिए और इसके बाद उन्हें कैमरे में दिखाकर इनका ऐसा तमाशा बनाया, ऐसा असली तमाशा बनाया, जैसे कि हजारों लोग 76 वर्ष की शेख हसीना का उनकी गैर मौजूदगी में चीरहरण कर रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। यह तस्वीरें आप देख लीजिए
लोगों ने उनकी साड़ियां चुराई, उनके ब्लाउज चुराए, उनके अंडरगारमेंट्स चुराए और कैमरे के सामने आकर उनका भद्दा प्रदर्शन किया। आप कल्पना कीजिए यह दृश्य कितना बीभत्स रहा होगा, जिसमें 4 लाख पुरुषों की भीड़ एक महिला के कपड़े और उसके अंडरगारमेंट्स को मजाक बनाकर उन्हें रौंद रही थी और यह सब देखकर वहां मौजूद लोग खुशी से जश्न मना रहे थे। शेख हसीना की उम्र 76 वर्ष है। इनमें से ज्यादातर जो युवा है, शेख हसीना उनकी माँ जैसी हैं, उनकी माँ की उम्र की है। लेकिन यह लोग क्या कर रहे हैं आप देखिए, जिससे आपको इनकी मानसिकता पता चलेगी। और ये तमाम लोग कह रहे थे कि उन्होंने शेख हसीना को हरा दिया है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि इन तस्वीरों ने बांग्लादेश को एक राष्ट्र के तौर पर हरा दिया है, एक समाज के तौर पर हरा दिया है। और यह अपमान अकेले शेख हसीना का अपमान नहीं है, यह बांग्लादेश की उन करोड़ों महिलाओं का अपमान है जिन्हें अब हर घड़ी शायद यही डर रहेगा कि कहीं उनके साथ भी एक ना एक दिन ऐसा हो ना जाए। दुनिया बांग्लादेश के युवाओं को युवा शक्ति कहकर संबोधित कर रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह युवाओं की क्रांति है, लेकिन यह कैसी युवा शक्ति है? इसमें एक महिला के अंडरगारमेंट्स को इस तरह से मजाक बनाया जाता है। और सोचिए, अगर शेख हसीना कल प्रधानमंत्री आवास में रुक गई होती या उन्हें वहां से भागने में कुछ मिनटों की देरी हो गई होती, तो वहां के लोग उन्हें वहां पर पकड़ लेते, तो लोग शेख हसीना के साथ क्या करते? आज आप जरा कल्पना करके देखिए, शेख हसीना भी अगर इन तस्वीरों को देख रही होंगी तो अपने आप को किस्मत वाली समझ रही होंगी कि इन लोगों के हाथ नहीं लगी। हम आज यही कहेंगे कि यह युवा भी कोई हो सकते हैं, लेकिन ये छात्र नहीं हो सकते और इनकी मंशा आरक्षण को समाप्त करने की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। यह जो विरोध प्रदर्शन था, यह शायद किसी और चीज को लेकर था। और भारत जैसे देश में जो लोग आज यह कह रहे हैं कि युवाओं ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली की है, यह युवा शक्ति है, यह बांग्लादेश में होने वाली क्रांति है, यह तानाशाही के खिलाफ होने वाली बगावत है। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की बहाली करने वाले लोग इतने कमजोर नहीं होते कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक महिला प्रधानमंत्री के कपड़ों और उनके गवर्नमेंट्स का अंडरगारमेंट्स का इस तरह से चीरहरण करें। जरा तस्वीरें देखिए, यह तस्वीरें आज पूरी दुनिया की महिलाओं को शर्मिंदा करेंगी, पूरी दुनिया के युवाओं को और छात्रों को शर्मिंदा करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन युवाओं को कहना था कि उन्हें नौकरी इनकी प्रतिभा के हिसाब से मिलनी चाहिए, मेरिट के हिसाब से मिलनी चाहिए। क्या यह इनकी प्रतिभा है? क्या यह इनकी मेरिट? क्या इस प्रतिभा के आधार पर या वहां पर नौकरियां करना चाहते थे? आप जरा खुद देखिए, तो यह जो तस्वीरें हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं। और यह देश में, बांग्लादेश में, भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई महिला इन तस्वीरों को अगर देख रही होगी तो आज बहुत दुख होगी, आज बहुत निराश होगी। इस दुनिया के युवाओं को आखिर क्या हो रहा है? यह युवा क्या ऐसा लगता है कि क्रांतिकारी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि यह युवा किसी मकसद से, क्या यह युवा किसी लोकतंत्र को बहाल करने के मकसद से यह क्रांति ला रहे हैं, यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमें चिंता होती है कि शेख हसीना अगर कुछ मिनटों के लिए भी वो अपने उस घर में रुक गई होती, शेख हसीना अगर उन्हें वहां से भागने में जरा सी और देर हो गई होती और तब तक यह भीड़ वहां पर पहुंच चुकी होती, तो आज शायद कुछ और ही खबर आपको हम दे रहे होते। और कल्पना कीजिए कि ये तमाम लोग उनके साथ क्या करते, यह सोचने वाली बात है। आप यह देखिए कि इस खबर से जुड़े 5 नए लेटेस्ट अपडेट आपके लिए क्या है। पहला अपडेट यह है कि इस मुद्दे को लेकर आज भारत सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के राजनीतिक हालात और इस मुद्दे पर भारत की रणनीति के बारे में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी दी। और इन विपक्षी दलों ने भी आज यह कहा कि वह इस घटना पर भारत सरकार के साथ हैं,
सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक में किसी भी विपक्षी नेता ने शेख हसीना के भारत आने पर और भारत में रहने पर ऐतराज नहीं जताया और इस पर सरकार और विपक्ष पूरी तरह से एकमत रहे। यह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, एक शुभ संकेत है कि चलिए किसी मुद्दे पर तो सरकार और विपक्ष एक राय में हुए, एक मत में हुए। दूसरा अपडेट, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार की विदेश नीति का समर्थन किया और आज इस बैठक में उन्होंने सरकार से 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को लेकर भारत सरकार की अपनी रणनीति क्या है, और इस सवाल पर विदेश मंत्री ने उन्हें बताया कि जैसे जैसे बांग्लादेश में आगे की घटनाएं होंगी वैसे वैसे सरकार उनके हिसाब से अपने कदम उठाएगी, अपने फैसले लेगी। राहुल गांधी का दूसरा सवाल यह था, क्या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पीछे कोई विदेशी हाथ है, और इस सवाल पर भारत के विदेशी मंत्री ने कहा कि इस घटनाक्रम में विदेशी ताकत का हाथ होने का दावा करना अभी जल्दबाजी होगी। यानी भारत के विदेश मंत्री का भी यह कहना है कि हम यह नहीं कह सकते इसमें कोई विदेशी ताकत पीछे है या नहीं। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 और बड़ी बातें बताई। पहली बात, बांग्लादेश में अभी भारत के 12,000 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें अधिक छात्र हैं और इन्हें सुरक्षित अपने देश में लाने के लिए भारत सरकार बांग्लादेश की सेना से बात कर रही है। दूसरा, बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों में उनकी संपत्तियों और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है और सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश की सेना और भारत के उच्चायोग के संपर्क में है। और तीसरी जानकारी यह है कि शेख हसीना को कल की घटना से इतना गहरा सदमा लगा है कि वह अब बात करने की स्थिति में भी नहीं है और सरकार ने कहा है कि उसने यह फैसला शेख हसीना पर छोड़ दिया है कि वह आगे क्या करना चाहे। सबसे जो खास बात है जो भारत के विदेश मंत्री ने बताई है वह यह है कि शेख हसीना इस समय एक सदमे में चली गई हैं, उन्हें गहरा सदमा लगा है और अभी वह बातचीत करने की भी ठीक स्थिति में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि जो महिला 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो, जो 5 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हो, जो बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली नेता हो, सबसे सफल सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री जिन्हें वहां का माना जाता हो, जिसने इतने वर्षों तक अपने इशारों पर बांग्लादेश को चलाया और अचानक उसके हाथ से ऐसे सत्ता निकल जाए और उसे सिर्फ 20 मिनट का समय दिया जाए कि वह अपना घर छोड़ दें और जो कुछ उनके पास है, यानी जितने कपड़े या जो सामान वह ले सकती हैं अगले कुछ मिनटों में या आधे घंटे में, वह लेकर वहां से निकल जाएं। अगर अपनी जान बचाना चाहती हैं तो उनके लिए कितने बड़े सदमे की बात रही होगी। किसी भी इंसान को बहुत बड़ा सदमा लगेगा अगर उसकी आंखों के सामने सब कुछ इस तरीके से अगर उनके साथ हो जाए, यह बहुत बड़ी बात है। और हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं जब वो निकली थी बांग्लादेश से वहां की आर्मी के एक प्लेन में, तो क्या हुआ था वह भी आप देखिएगा। लेकिन यह बात सही है, इस प्लेन में बैठकर उनको जल्दी से जल्दी कुछ मिनटों में जो कुछ उनके हाथ में आया वो लेकर वहां से भाग गए और दुनिया का कोई देश, कोई बड़ा देश उन्हें राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार नहीं है। तो आदमी को सदमा नहीं लगेगा तो क्या होगा। लेकिन इस सब के बीच बांग्लादेश की मीडिया यह दावा किया है कि कल सुबह 11 बजे तक शेख हसीना को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें इस्तीफा देकर बांग्लादेश इस तरह से छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन जून के महीने में शुरू हुआ, वो आंदोलन 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद समाप्त भी हो गया था और यह वही फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ढाका हाई कोर्ट के उस आदेश को गैर कानूनी माना जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था बहाल की गई थी। यानी यह जो पूरा मामला था यह सुलझ गया था। इस मामले में फाइनल फैसला हो चुका था, आरक्षण पर रोक लग चुकी थी,
छात्रों की और प्रदर्शनकारियों की यही तो मांग थी कि आरक्षण को समाप्त किया जाए और आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला सुना दिया। इसके बाद बांग्लादेश में हालत पूरी तरह सामान्य हो गए थे और छात्रों ने भी अपना यह आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन इसके बाद इस आंदोलन को दोबारा से जगाया गया, इसमें आग में घी डाला गया और इस आंदोलन को जमात इस्लामी पार्टी ने हाईजैक कर लिया और शेख हसीना की पूरी सरकार और उनका सुरक्षा तंत्र इस कट्टरपंथी संगठन को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा। यानी जो पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन है, इससे विपक्ष ने हाईजैक कर लिया था। शेख हसीना से सबसे बड़ी भूल यह हुई कि उन्होंने जमात इस्लामी के छात्र संगठन की ताकत को ठीक से आंका नहीं और वो इसकी ताकत को आंकने में चूक गई। उन्होंने इसे कमजोर समझा, बल्कि उनकी ताकत इससे कहीं ज्यादा थी। इस छात्र संगठन का नाम है इस्लामी छात्र शिविर और बांग्लादेश में जमात इस्लामी के साथ इस छात्र संगठन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जमात इस्लामी की कट्टर विचारधारा को मानने वाले हजारों युवाओं ने चुपचाप अलग अलग विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में दाखिला लिया, वहां के छात्रों के बीच जमात इस्लामी को मजबूत बनाने का काम किया। यह पिछले 5 साल से हो रहा था चुपचाप, जिससे छात्रों का यह आंदोलन बड़ी आसानी से हाईजैक हो गया। उनके बीच में जो छात्र मौजूद थे, असल में वह छात्र थे ही नहीं, वह जमात के लोग थे और यह बात बांग्लादेश का खुफिया तंत्र, उनकी सुरक्षा एजेंसियां समझ नहीं पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंदोलन 21 जुलाई को समाप्त हो गया था, उस जमात इस्लामी के छात्र संगठन ने फिर से जिंदा कर दिया। जो आग बुझ चुकी थी उसे फिर से जला दिया। इन कट्टरपंथी छात्रों ने सरकार के सामने अपनी 9 मांगों का एक प्रस्ताव रखा, जिनमें 4 मांगे प्रमुख हैं। क्या मांगे थी जरा देखिए। पहली मांग थी 4 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा, जिनमें गृह मंत्री का भी नाम था। दूसरी मांग थी जेल भेजे गए छात्रों को रिहा किया जाए। तीसरी मांग थी सभी विश्वविद्यालयों के बॉयज चैलेंजर्स को बर्खास्त किया जाए और चौथी मांग यह थी कि बांग्लादेश से कर्फ्यू हटाकर सभी शिक्षा के संस्थानों को फिर से खोला जाए, शुरू किया जाए। और इन सभी मांगों को लेकर आंदोलनकारी छात्रों ने 4 अगस्त को पूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया था। यानी जब यह दूसरा चरण था आंदोलन का, इसका जो आरक्षण से कोई मतलब ही नहीं था और शेख हसीना को ऐसा लग रहा था कि जब आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, तो इस आंदोलन का ज्यादा असर अब नहीं होगा और शेख हसीना से यही सबसे बड़ी गलती हुई। वह इस बात को समझ नहीं पाई कि आंदोलन छात्र नहीं बल्कि जमात इस्लामी करवा रही है। जब जमात इस्लामी के पीछे कौन था, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा था, फंड कहां से आ रहा था, सारा कहां से जुटाया जा रहा था, यह भी आपको आज हम बताएंगे। 4 अगस्त को बांग्लादेश में 100 से ज्यादा लोग दंगों में मारे गए। सिर्फ 4 अगस्त को, यानी जिस दिन यह पूरा तख्ता पलटा हुआ है, आप यह समझ लीजिए उस दिन जिनमें 13 पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिन्हें कई पुलिस थाने में आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया। और इसी आंदोलन के बाद सेना ने तख्ता पलट करने की योजना बनाई, शुरू की। यानी उसके बाद आंदोलनकारी और सेना एक तरीके से मिल गए। ऐसा दावा है कि 4 अगस्त की रात को 11 बजे तक बांग्लादेश की सेना और सरकार के बीच सब कुछ ठीक ठाक था, सब नॉर्मल था। रात में 11 बजे तक इसके बाद सेना की यह खबर मिली कि आसपास के राज्यों से बांग्लादेश में 2 लाख लोग ढाका में प्रवेश करने वाले हैं। आसपास के राज्यों से ढाका में 2 लाख लोग आ रहे हैं और यह तमाम लोग 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के आवास का घेराव कर सकते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं। यह इस घटनाक्रम का वह टर्निंग पॉइंट था जब सेना ने यह फैसला किया कि अब वह आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्ती से नहीं निपटेगी, अब वह आंदोलनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएगी और आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने देगी। और यह बात सेना प्रमुख जनरल वकार जमान ने रात को प्रधानमंत्री शेख हसीना को बता दी और शेख हसीना को तब भी ऐसा लग रहा था कि अगले 24 घंटों में हालात शायद सामान्य हो जाएंगे।
तो आप सोचिए कि रात में 11 बजे 4 अगस्त को बांग्लादेश की सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को यह कह दिया था कि अब सेना का रुख बदल रहा है, हम अपने हित नियत लोगों पर ज्यादा अटैक नहीं कर सकते, हम उन पर गोलियां नहीं चला सकते और अब हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे और यह लोग संख्या में इतने ज्यादा है कि कल आपके घर पर हमला करेंगे, आपके घर का घेराव करेंगे, उसके बाद कुछ भी हो सकता है और अब सेना पहले की तरह सख्ती नहीं करेगी। और इसके लिए शेख हसीना की पूरी सरकार ने पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट इसलिए बंद कर दिया कि कहीं अब अफवाहें फैलाना बंद हो जाएंगी, इन छात्रों का आपस में कनेक्शन बंद हो जाएगा और वह किसी तरीके से उनका आखिरी दाव था, वह इन प्रदर्शनकारियों को रोक पाएंगी और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा को भी उस रात और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। और अगले दिन सुबह 10 बजे तक भी प्रधानमंत्री आवास में कुछ ज्यादा हलचल नहीं थी। तब तक भी शेख हसीना को अंदाजा नहीं था कि अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है। लेकिन 11 बजे सेना प्रमुख का फोन आता है शेख हसीना को, फिर फोन किया और उन्होंने बताया कि लगभग 4 से 5 लाख प्रदर्शनकारियों की भीड़ बॉर्डर से प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रही है और सेना अब इन लाखों लोगों पर किसी भी सूरत में गोलियां नहीं चलाएगी। इसलिए अच्छा यह होगा कि शेख हसीना इन छात्रों के सामने अपनी हार मान ले और इस्तीफा देकर बांग्लादेश को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाए। और इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी जान बचाएं, क्योंकि अब सेना इन लोगों को रोक नहीं पाएगी। बांग्लादेश के मीडिया का ऐसा कहना है कि सेना ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री आवास खाली करने के लिए सिर्फ 45 मिनट दिए थे और उन्हें यह भी कहा था कि वह जिस भी देश में जाना चाहती हैं वहां जाने के लिए सेना की तरफ से उन्हें यह विशेष विमान दिया जाएगा। जिस विमान की आप तस्वीरें देख रहे हैं यह ट्रांसपोर्ट प्लेन है बांग्लादेश एयरफोर्स का। उन्होंने कहा कि यह सेना ने अपना सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 सुपर हरकुलिस अपने एयरबेस पर शेख हसीना को ले जाने के लिए खास तौर पर पार्क करके रखा था। यह विमान बिल्कुल तैयार था। शेख हसीना को कहा 45 मिनट आपके पास हैं, आप अपना सामान पैक कीजिए, जो सामान आप ले जाना चाहती हैं, सबसे जरूरी सामान 45 मिनट में जो ले जाना चाहती हैं वो ले जाइए, इस विमान में रखिए, है बड़ा विमान है, आपका सारा सामान जा सकता है और यहाँ से निकल जाए। इसके बाद शेख हसीना ने भारत सरकार से संपर्क करके मदद मांगी और भारत सरकार ने दोपहर 12 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि शेख हसीना को दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिडन एयरफोर्स स्टेशन पर लाया जाए और बाद में भारत की तरफ से शेख हसीना को इसकी पूरी जानकारी दे दी गई और कहा गया कि आप अपने विमान को सीधे हिंडन की तरफ मोड़ दीजिए, हम आपका पूरा सहयोग देंगे, आपको पूरी सुरक्षा देंगे और आप हिंडन पर अपने बांग्लादेश एयरफोर्स के इस विमान को लैंड कराइए और फिर यहाँ रहिए। प्रधानमंत्री आवास में साड़ियों से लेकर उनके दिवंगत पिता मुजीबर रहमान की तस्वीरें, एक ऐसा बहुत सारा सामान था जिसे शेख हसीना अपने साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था। उन्हें साड़ियों का बड़ा शौक था, वो अपनी सारी साड़ियां लेकर आना चाहते थे लेकिन ला नहीं पाई, कर नहीं पाई ऐसा। सेना के लोग बार बार उन्हें यह कह रहे थे कि अगर भीड़ उनके बाहर निकलने से पहले पहुंच गई तो वो उनकी हत्या कर देगी और इस तरह से शेख हसीना को अपना बहुत सारा सामान अपने घर में ही छोड़कर भागना पड़ा। वह अपनी बहन शेख रेहाना के साथ एक हेलीकॉप्टर में ढाका के एयरबेस के लिए रवाना हुई। पहले हेलीकॉप्टर से एयरबेस तक गई और एयरबेस के बाद इस विमान में वहां बैठी और फिर वहां से वह दिल्ली की ओर रवाना हुई। इस तस्वीर जब शेख हसीना को वहां से भागना पड़ रहा है आप देख सकते हैं, यानी सिर्फ 45 मिनट का समय शेख हसीना को दिया गया था। वहां की सेना ने शेख हसीना की सुरक्षा करने से इनकार कर दिया, प्रदर्शनकारियों की लगभग 5 लाख की भीड़ पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि हम इन प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पाएंगे। आपके लिए अच्छा यह रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक करके यहाँ से भाग जाइए। ऐसा दावा किया गया कि अगर शेख हसीना 20 मिनट भी और लेट हो जाती तो प्रधानमंत्री आवास में आई भीड़ उनकी मृत्यु, उनकी हत्या कर देती।
और यही कारण है कि शेख हसीना जब ढाका से दिल्ली आ रही थी तब वह इस पूरे सफर के दौरान बहुत गहरे सदमे में थी। और यह जानकारी आज विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने खुद दी है और उन्होंने कहा है कि शेख हसीना अब भी इस गहरे सदमे में है, अभी भी बाहर नहीं निकली हैं, अभी भी वह ठीक से बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। भारत ने बांग्लादेश की सीमा से 10 किलोमीटर दूर से ही शेख हसीना को लेकर आ रहे विमान की निगरानी शुरू कर दी थी और जब यह विमान दिल्ली की ओर बढ़ रहा था उस वक्त भारत के रडार पूरी तरह से एक्टिव थी और उन्होंने इस विमान पर कड़ी नजर बनाकर रखी हुई थी और वायुसेना ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी 2 रफाल लड़ाकू विमानों को भी एक्टिव कर दिया था, जो कि इस विमान की सुरक्षा के लिए थे। और आप सोचिए, भारत सरकार ने पूरी मदद की अपनी सबसे पुरानी दोस्त शेख हसीना को बचाने में और शेख हसीना को सुरक्षित भारत पहुंचाने में। अब शेख हसीना भारत में ही मौजूद है, गाजियाबाद के पास हिंडन में है, एक स्पेशल गेस्ट हाउस में उनके लिए अरेंजमेंट किया गया है और अब यहाँ रहकर वह यह कोशिश कर रही हैं कि देखें दुनिया में कौन सा देश है जो उन्हें राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी देश तैयार नहीं हुआ है। भारत सरकार इस बात को जरूर समझ रही होगी और इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है? बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है? उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बांग्लादेश की सरकार पर कैसे प्रेशर बनाया जा सकता है? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं, जो भी आपकी राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सच जानना सबका अधिकार है, सबका हक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।